हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम मरुधर देथा है और अपन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं। आज ये अपना तीसरा क्लास है। तो अपन देखते हैं, आज कल अपन ने देख लिया था कांस्य युग के जो दोनों सभ्यताएं थी, कालीबंगा और सोथी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा है। कल काफी सारी साइट्स पढ़ी थी अपन ने। ये ताम्रपाषाण काल से अपन ने कल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल के बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी। उसमें अपन ने बताया था कि इसके जो अधिकतर केंद्र हैं वो बनास नदी के किनारे पे अपने को मिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, बनास सभ्यता भी कहते हैं। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो अपन ने क्या माना है, आहड़ को माना है। तो इस वजह से इसको अपन किस दूसरे नाम से जानते हैं, आहड़ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि आहड़ सभ्यता के बारे में अपन ने प्रमुख केंद्र के अंदर पढ़ा था कि आहड़ सभ्यता को अपन ने पहले तो देखा कि इसका जो प्राचीन या मतलब ग्रंथों के अंदर नाम है उसका नाम है आगाटपुर या आठपुर। क्या है, आगाटपुर या आठपुर। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये उदयपुर के पास में आयड़ या बेड़छ नदी है, उसके किनारे पर यह सभ्यता स्थित है। फिर उसके बाद अपन इसका स्थानीय नाम देखा था। स्थानीय नाम के अंदर अपन ने क्या देखा कि इसका स्थानीय नाम धूलकोट नाम से है। क्या नाम से है, धूलकोट नाम से। फिर उसके बाद अपन ने इसके उत्खननकर्ता के रूप में देखा। सबसे पहले दूसरे अपने खोज देखी। खोज के अंदर देखा कि रतन चंद्र अग्रवाल है जो, उन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और उत्खननकर्ता में इसके अंदर 4 नाम थे, अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, फिर उसके बाद वीरेंद्रनाथ मिश्र और एचडी सांकलिया। तो ये 4 नाम उत्खननकर्ता के अंदर है। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि इसमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो साक्ष्य के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ से एक तो तांबे की भट्टियां मिलती है अपने को। क्या मिलती है, तांबे की भट्टियां। इससे अपने को क्या पता चलता है कि ये ताम्रवर्ती एक सभ्यता भी इसको अपन मानते हैं। ठीक है, तांबे की भट्टियों के साक्ष्य से अपन इसको क्या कहते हैं, ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को मिला है सिलबट्टा। सिलबट्टा जो होता है अपना चटनी बनाने का पत्थर का, उस तरीके का एक यहाँ पे भी अपने को सिलबट्टा मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद काले लाल मर्दभांड मिले यहाँ से, जिसको अपन क्या कहते हैं, गोरे या कोट कहते थे। फिर बेल की मरण मूर्ति, जिसे बनास का बेल, ये मैंने कहा था, ये आप याद रखना, बनास के बेल वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट साक्ष्य के अंदर अपन देखा था, दो कहां जा रहा है रे, 6 चूल्हे मिले हैं यहाँ से। तो 6 चूल्हों से यहाँ पे अपने को क्या चीज से मतलब क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ तो संयुक्त परिवार रहे होंगे या फिर सामूहिक भोजन की व्यवस्था रही होगी इस जगह पर। इस वजह से ही 6 चूल्हे हो सकते हैं, वरना 6 चूल्हे जितनी आवश्यकता कहीं पे नहीं पड़ती। ठीक है, फिर यहाँ पर से अपने को ये 4 चीजें व्यापार के बारे में बताते हैं कि ये व्यापार का केंद्र रहा होगा यहाँ पर। कौन कौन सी, कि एक तो यहाँ से अपोलो के चित्र वाले सिक्के मिले हैं, जिससे अपने को किसकी, यूनानी सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि इसके साथ अपना कुछ ना कुछ व्यापार का लेन देन रहा होगा, तभी तो यूनान से ये सिक्का यहाँ पर आया है, वरना अपने यहाँ तो ये सिक्का चलता नहीं होगा कि अपन यहाँ पर इस सिक्के को बनाए। फिर बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र था वो ईरान के उधर चलता था। ठीक है, तो ये ईरानी सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। वहां उस टाइम बार्टर सिस्टम रहा होगा, वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, तो वहां पर कुछ सामान दे के आए होंगे और उन्होंने क्या किया कि वो मिट्टी का जलपात्र पकड़ा दिया बिना हत्थे वाला। तो ये वहां की जानकारी मिल गई। फिर ठप्पे मिले यहाँ पर अपने को रंगाई छपाई के, इससे ये पता चलता है रंगाई छपाई उद्योग भी यहाँ पर विकसित रहा होगा। और बाट मिले अपने को, एक ही वजन के कई सारे मिट्टी के पत्थर के अपने को बाट मिले हैं। फिर उसके बाद शव के साथ आभूषण, शव के साथ आभूषण से अपने को क्या मिलता है कि ये पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते थे कहीं ना कहीं, इसी वजह से वो कुंडल या कुछ ऐसी आभूषण रख देते थे अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इसी की तरह की 3 सभ्यताएं और थी, गिलुंड, बालाथल और ओजियाना उस समय की। तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि गिलुंड सभ्यता तो थी जो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। किधर है, राजसमंद जिले के अंदर। फिर उसके बाद अपन इसके उत्खनन करता देखते हैं, तो वो है 2 व्यक्ति है, बीबी लाल और BR शिंदे। बीबी लाल और BR शिंदे और ग्रेगरी पोशल, 3 उत्खननकर्ता के रूप में इसके। फिर इसके यहाँ पर 4 साक्ष्य मिलते हैं। एक तो पक्की ईंटे को साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। फिर पत्थर की गोलियां, जैसे कांच के आज के टाइम में कंचे आते थे, उस तरीके की यहाँ पर पत्थर के कंचे मिले अपने को। ठीक है,
और मिट्टी के खिलौने मिले, अलग अलग बैल गाय की मण मूर्तियां वगैरह, और हाथी दांत की चूड़ियां जो महिलाएं पहनती थी, हाथी दांत की चूड़ियां आज भी अपने समाज के अंदर देखने को मिलता है कई जगह पर कि वो पहनते हैं, ठीक है, वो महिलाओं के आभूषण है एक तरीके से, तो ये अपने को मिलते हैं। और फिर जो जगह पर यहाँ पर गिलुंड के अंदर उत्खनन किया गया था उस एरिया का नाम था मोडिया मगरी। क्या था? मोडिया मगरी। उसके बाद अपन ने देखा बालाथल। बालाथल है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित। और उसके बाद अपन ने देखा कि इसका जो उत्खनन करता है वो है वीरेंद्रनाथ मिश्र। ये नाम कई जगह पे आया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका भी क्या नाम है थोड़ा ध्यान रखना। फिर साक्षी अपने को यहाँ से मिलते हैं 4 कि एक तो यहाँ से 11 कमरों का मकान मिला है, 11 कमरों का मकान मिला है। इससे क्या जानकारी मिलती है? क्या हो ना हो ये तो पक्का ही कोई बड़ा सामूहिक या संयुक्त परिवार रहा होगा। फिर लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, यहाँ से नलकूप मिला है और हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हाथ से बुना हुआ कपड़ा वाला, ठीक है। और फिर अपन इसे कहते हैं कि इसका हड़प्पा सभ्यता से संबंध रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंध कैसे? कि उसी तरीके के साक्ष्य अपने को वहां से भी मिले हैं और मकानों की डिजाइन वगैरह भी कुछ न कुछ तरीके से यहाँ पर अपने को देखने को एक तरीके की मिलती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर ओजियाना। ओजियाना के अंदर इतना कुछ खास नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो ये भीलवाड़ा के अंदर है, फिर इसके आलोक त्रिपाठी और BR मीणा उत्खननकर्ता के रूप में, और गाय व बैल की मणिमूर्ति यहाँ से अपने को मिलती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मिलान के अंदर अपने कहीं RS के अंदर को कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने कांस्य युग के बारे में देखा। कांस्य युग के अंदर आपने कि मेन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, ठीक है। तो फिर उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जो उसके अधिकतर केंद्र मिले हैं अपने को वो सिंधु नदी के किनारे पर मिले हैं। इस वजह से अपन ने इसको क्या कह दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। फिर इससे कई केंद्र हैं वो अपने को जो विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी थी उसके किनारे भी मिले अपने को, तो इस वजह से क्या कहा है इसको? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या कहा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। और जो इसका प्रथम स्थल मिला है अपने को, प्रथम केंद्र मिला है, वो कौन सा मिला था अपने को? हड़प्पा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सभ्यता। तो ये अपने को थोड़ा कांस्य युग के बारे में पता चला। फिर अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग अपन देखें तो वो उस समय का केंद्र कौन सा मिला है अपने को? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का अपने यहाँ का कौन सा केंद्र राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं अपन? तो कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर अपन ने देखा कि ये देखो क से शुरू हो रहा है, तो इसकी खोज करने वाला कौन होगा? अमलानंद घोष, ठीक है। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। फिर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा कि कालीबंगा, काली चूड़ियां, ठीक है ना। हनुमानगढ़ के अंदर इस बंगा का मतलब चूड़ी से होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। काली से तो काली और बंगा से चूड़ियों का अर्थ। फिर हनुमानगढ़ साइड ये अपना ये जिला हो गया वैसे, और नदी इस क्षेत्र में अपने को पता है एक ही नदी बहती है जो कि कौन सी हो गई? घग्गर। फिर उत्खनन करता BB लाल और BK थापर, ब्रिजभूषण लाल और बालकृष्ण थापर, ये उसके हो गए उत्खनन करता। खोज मैंने बताई थी, अमलानंद घोष ने करी थी। फिर मैंने बताया था ये कि आपको ओरली कि इसका सर्वेक्षण करने वाला कौन था? ओरेल स्टाइन नामक व्यक्ति था। और इसकी जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो दी थी LP टेसिटोरी, जो कि इटली का एक था पुरातात्विक, उसने इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी LP टेसिटोरी, और सर्वेक्षण किया था ओरेल स्टाइन ने। और दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा है कि इसको दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है? तीसरी राजधानी। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर अपन ने देखा कि कालीबंगा में 5 स्तर की खुदाई हुई है। क्या हुई है? 5 स्तर की खुदाई। उसके अंदर अपन देखा कि 2 तो अपने को जो नीचे वाले स्थान मिले हैं वो तो प्राक हड़प्पा के हैं, मतलब हड़प्पा से भी पहले के अपने को जो ये साइट्स मिली है, तो 2 को तो अपन ने कह दिया प्राक हड़प्पा, और जो 3 मिले हैं अपने को उसको अपन ने कहा है विकसित हड़प्पा या हड़प्पा कालीन। तो इस तरीके से जैसे नीचे वाले पहले रहे होंगे हड़प्पा से पहले के, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये तो नीचे दब गए, और ऊपर के जो 3 स्तर है वो हड़प्पा कालीन है। तो समझ गए आप इस चीज को। फिर अपन ने देखा है कि कालीबंगा है वो 2 भाग है इसके। इसका जो पश्चिमी भाग है वो दुर्ग वाला भाग है। पश्चिमी भाग है वो क्या है? दुर्ग वाला भाग है, ऊंचा भाग है। तो वहां पर क्या है? प्रशासनिक भवन बने हुए हैं। क्या बने हुए वहां पर? प्रशासनिक भवन। और जो पूर्वी भाग है अपना, ठीक है, कालीबंगा का, उधर क्या बना है? वो निचला नगर है, थोड़ा नीचे की साइड है, और वहां पर जन सामान्य के घर बने हुए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर यहां से साक्ष्य अपन देखते हैं कि जो दुर्ग वाला भाग और निचला स्तर है
मेनली तो अपन मैंने बताया कि हर सभ्यता के अंदर क्या था, दुर्ग और जो जन सामान्य के घर थे वो एक ही परकोटे के अंदर थे, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर दुर्ग का परकोटा अलग था और जन सामान्य के घर का परकोटा अलग। तो ये दिन क्या है, दोनों भाग है वो अलग अलग परकोटे से घिरे हुए हैं। फिर अपन ने देखा कि इसके जो परकोटे के जो एंट्री गेट था वहां के इधर की साइड एक द्वारपाल कक्ष बनाया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का कक्ष बनाया हुआ है, रूम बनाया हुआ है, ठीक है। फिर अपन ने देखा जो इसका दक्षिणी पूर्वी भाग है उधर से अपने को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और फिर अपन देखा कि जो इसके ये एक साथ दो फसलें उगाते थे, गेहूं और जौ की, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि इसके इधर इधर युग्मी समाधान भी अपने को मिले हैं, एक साथ दो मतलब दो व्यक्तियों के समाधान मिले। इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है कि या तो वो कोई ना कोई राज परिवार का सदस्य है, राजा रहा होगा, जिसके साथ में या तो कोई महिला मतलब अपने साथ उस प्रेम में सोई होगी उसके अंदर और उसने भी अपना शरीर का त्याग कर दिया, या फिर कोई दास रहा होगा, ठीक है। क्या भाई आगे भी इसकी सेवा करेगा, तो जबरदस्ती उसको भी सुला दिया उसके साथ में। तो युग्मी समाधान मिलते हैं, 6 छेद वाली खोपड़ी मिलती है, इससे शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ घरों के अंदर दरारें आई थी, तो इससे क्या पता चलता है कि हो ना उस टाइम भूकंप आया होगा। फिर कच्ची ईंटों के साथ साक्ष्य मिलते हैं अपने को, इससे क्या पता चलता है कि ये गरीब बस्ती थी, ये क्या थी? एक गरीब बस्ती। बट कच्ची ईंटों के साथ इसके ऊपर अलंकृत जरूर किया हुआ था। कच्ची ईंटें कैसे कि मिट्टी के अंदर उस इनको ईंटों को बनाया और इनको धूप के अंदर सुखा दिया, तो ये फिर क्या कच्ची ईंटों का रूप ले लेती थी और अलंकृत थी, इनके ऊपर कुछ ना कुछ फूल पत्तियां बनाई हुई थी, कुछ त्रिभुज कुछ भी ऐसे यूं कर दिया। तो हो सकता है, मैंने कल ही बताया था कि ऐसे कुछ किसी बच्चे ने कर दिया होगा, बट अपन इतिहासकार कहते हैं कि अलंकृत ईंटें थी, ठीक है। और पत्थर की नींव यहाँ से मिली है कि मकान तो ऊपर कच्ची ईंटों के बनते थे पर ये नींव पत्थर की देते थे, ठीक है, मजबूत। और लकड़ी की नालियां जो घरों से अंदर से बाहर जो मेन नाले के अंदर अपनी नालियां आती थी वो लकड़ी की बनी होती थी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट अपन देखा था सोती सभ्यता के बारे में। इसके बारे में अपन देखा ये कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। सोती सभ्यता की थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी और बीकानेर के आसपास वाले इलाके के अंदर थी। और इसे अपन कालीबंगा फर्स्ट भी कहते हैं, कालीबंगा से भी पूर्व है। यहाँ के लोग ही फिर आगे आगे कालीबंगा में हड़प्पा की तरफ विस्थापित हुए थे, तो कालीबंगा फर्स्ट कहते हैं। खोज इसकी की थी अमलानंद घोष ने, कालीबंगा की भी अमलानंद ने की थी और सोती की भी अमलानंद घोष ने। और केंद्र के अंदर अपन ने देखा था सावणिया और पुगल, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये हो गई अपनी सभ्यताएं। फिर अपन ने थोड़ा सा देखा था कि पाषाण के अंदर अपन ने 5 सभ्यताएं पढ़ी थी, बागोर, तिलवाड़ा, पचपदरा, जायल, डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर। तो एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन। फिर ताम्र पाषाण के अंदर अपन ने 4 पढ़ी, आहड़, गिलुंड, बालाथल, ओजियाना। कांस्य के अंदर अपन ने कालीबंगा और शौथी। तो ये हो गया आपका रिवीजन। अब अपन चलते हैं आज आगे, ठीक है, लोहा युग के बारे में। तो अपन लोहा युग के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। लोहा युग के अंदर अपन को जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है अपने को? वेदों से। तो वेदों से अपने को इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो वेदों से अपने को इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वेदों से जानकारी, इस वजह से क्या कहते हैं अपन इसको? वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन ये तीसरी स्टेज में आ गए हैं कि सबसे पहले पाषाण की पढ़ ली थी अपन ने, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था? ये सिंधु घाटी सभ्यता वाली देख ली, और अब अपन देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया वैदिक सभ्यता। फिर इसके सीधे अपन केंद्र पढ़ते हैं। यहाँ से अपने को ज्यादा कुछ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं वैदिक सभ्यता के, तो अपन सीधे केंद्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि 3 है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं केंद्र। एक तो हो गया आपका अनूपगढ़, दूसरा हो गया तरखान वाला डेरा,
तरखान वाला डेरा, और लास्ट वन हो गया आपका चक चौसठ। चक चौसठ ये गंगानगर के पास में है, ठीक है, गंगानगर वाले एरिया में है। तो इसके बारे में अपने को इतनी जानकारी है, ठीक है, कि एक तो ये लोहा युग वेदों से अपने को इसकी जानकारी मिलती है, इसलिए अपन इसको क्या कह देते हैं, वैदिक सभ्यता कह देते हैं। फिर इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो अपन उसके बारे में देखते हैं कि ये 3 है, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक चौसठ, ठीक है। तो ये हो गए आपके वैदिक सभ्यता के बारे में। फिर अपन चलते हैं आगे। फिर उसके बाद वेदों के बाद में क्या आते हैं, महाजनपद। तो महाजनपद काल के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब थोड़े से है ना 3 जो महाजनपद है उस टाइम के वो अपने से जुड़े हुए थे राजस्थान वाली बाउंड्री से। एक तो पूरा अपने राजस्थान के अंदर ही था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। कौन सा था, मत्स्य महाजनपद, जो कि अपने राजस्थान के अंदर ही, जो पूर्वी राजस्थान वाले अपने जिले हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, इधर वाले धौलपुर वाले, ये मत्स्य अपने राजस्थान के एकीकरण में भी पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट फेज का नाम ही मत्स्य संघ रखा था। वो इस वजह से ही रखा था क्योंकि ये पहले अपने इधर की साइड ही महाजनपद था, ठीक है। तो इधर की साइड अपन देखते हैं, एक तो अपने राजस्थान का ही महाजनपद था जिसका नाम मत्स्य महाजनपद हो गया, 2 और अपने थोड़ी थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ पर टच हो रही थी, जिसके अंदर एक तो हो गया आपका कुरु और एक हो गया सुरसेन। तो इसके बारे में अपन 3 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जनपद है जो छोटे शिविर, ये योद्धे, मालव वगैरह, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं अब महाजनपद काल। महाजनपद टोटल तो मैंने बताया था कितने थे, 16 थे, ठीक है। और उसके अंदर अपन राजस्थान के अंदर देखें तो पहला है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। इस मत्स्य महाजनपद के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि एक तो कौन सा क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है, कौन से क्षेत्र के अंदर आता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसका क्षेत्र है वो है जयपुर और अलवर के आसपास वाला, क्षेत्र है जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर वाला इलाका हो गया आपका। फिर उसके बाद में इसकी राजधानी, तो राजधानी इसकी हो गई आपके विराटनगर। जो ये अपने बेराट वाला इलाका है ना, उस टाइम विराटनगर कहलाता था। और ये विराटनगर की अपने को जानकारी कहां से मिलती है, महाभारत से जानकारी कहां से मिलती है आपको, महाभारत से जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। एक तो क्षेत्र कौन सा हो गया कि जयपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र था, इधर धौलपुर, करौली, ये उस टाइम ये भी थे, ठीक है ना, जुड़े हुए। तो ये इस वाला इलाका था, इसको मत्स्य महाजनपद कह दिया आपने, ठीक है। और राजधानी है वो अपने विराटनगर, इसकी हो गई। फिर ये अपने को इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महाभारत से अपने को इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और विराटनगर आपको पता है कि महाभारत में अपन ये जो पांडवों का अज्ञातवास था वो इसी जगह पे था, विराटनगर के अंदर। 12 साल वनवास और 1 साल जो अज्ञातवास था, वो 1 साल अज्ञातवास पांडवों ने इधर की साइड ही रखा था, विराटनगर के अंदर 1 साल। इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होगा स्टोरी, कोरोना के अंदर अपन जब महाभारत देखते थे तब रिकॉल हो गया होगा आपके, क्या इधर ये 5 कुछ अलग अलग वेश बदल के इस साइड रुके थे विराटनगर के अंदर। क्योंकि फिर ये अगर पकड़े जाते 13वें साल के अंदर तो इनको पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो ब्रह्मला बनी थी, नर्तकी बनी थी एक नपुंसक के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में जो युधिष्ठिर था वो कंक बना था, पासे खेलता था राजा के साथ में यहाँ विराटनगर के। और भीम था वो रसोईया बना था, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरीके से ये सारे भेष बदल के बैठे थे, वो दो भाई थे, वो दूसरे जो उन्होंने सैनिक बने थे, तो इस तरीके से यहाँ पर बने। फिर यहाँ पर एक वो स्टोरी भी आती है अपने महाभारत के अंदर कि जब वो उन्होंने इनको पता चला दुर्योधन को कि ये इधर की साइड छुपे हुए हैं, तो इन्होंने एक राजा को भेजा कि इनकी गायों को विराटनगर की जो है उनको बंदी बना लो, और एक सच्चा क्षत्रिय गायों की रक्षा के लिए जरूर बाहर आएगा, और जब ये बाहर आएंगे तो इनका भांडा फूट जाएगा और अपन इनको पुनः अज्ञातवास दे देंगे। तो इस तरीके से जब उन्होंने गायें लूटी पड़ोस के राज्यों को उन्होंने आदेश दिया, तब ये क्या नाम है, क्या ये अर्जुन गया था उधर की साइड, ठीक है, क्योंकि ये विराटनगर का जो राजा था वो तो गया नहीं, और इसका बेटा था उत्तर, वो कहा कि मैं युद्ध करने जाता हूँ। उधर उन्होंने देखा कि भाई साहब ये तो पूरे भीष्म पितामह, दुर्योधन, सारे के सारे द्रोणाचार्य जैसे महान महारथी खड़े हैं, उधर कर्ण वगैरह, तो इधर अपनी पार नहीं पड़ेगी। तो फिर ब्रनला ने कहा कि अब तुम रुको, मैं युद्ध लड़ती हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अब ये ब्रनला नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें अपना भेद खोल के बताती हूँ कि मैं अर्जुन हूँ, ठीक है, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और इनसे सबसे मैं निपट लूंगी। और यहाँ पर अर्जुन अपना पराक्रम दिखाता है और सबको वहां से भगाता है और गायों को छुड़ा के लेके आता है। तब इधर से साइड ये क्या नाम है, राज्य के अंदर विराटनगर के अंदर सूचना मिलती है कि उत्तर ने तो ये अक्षुणी सेना जो थी उनको हरा दिया। तो कंक ने उधर कह दिया, जो युधिष्ठिर बना हुआ था वहां पर कंक, उन्होंने कहा जिसके साथ ब्रनला है वो युद्ध कैसे हार सकता है। तो उधर राजा ने फिर उनको ऊपर गुस्सा किया और उनके ऊपर मुंह पर नाक के ऊपर पासे फेंके, तो उससे उनको खून आ गया। तो युधिष्ठिर उस टाइम कहता है कि मेरे को यहाँ से जल्दी से लेके जाओ, क्योंकि अगर ब्रनला को पता चल गया कि उन्होंने मेरे को पासे मारा है तो इस राजा की वो हाथों हाथ मृत्यु कर देगा। फिर उत्तर आता है यहाँ पर कहता है कि ये लोग सामान्य लोग नहीं है, राजकुमार है, राजा हैं, ठीक है, तो इनको अपन आदर सम्मान देना चाहिए। फिर ये माफी वगैरह मांगते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से ये आगे घटनाक्रम चलता रहता है, ठीक है। तो ये विराटनगर वही है अज्ञातवास वाला, जो कि अभी फिलहाल विराट वाला एरिया है, वो विराटनगर था उस टाइम का। फिर अपने को इसकी जानकारी और ऋग्वेद से भी मिलती है, मत्स्य जनपद की कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से भी जानकारी मिलती है अपने को। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में मत्स्य महाजनपद है वो थोड़ा शक्तिशाली हो गया था, ठीक है, महाभारत के युद्ध के बाद में। तो महाभारत के युद्ध के बाद में तो हो गया, बट एक चेदी और महाजनपद था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इनको मत्स्य वालों को हराया था। चेदी ने क्या किया था मत्स्य महाजनपद को हराया था। इधर लिख दो, क्या आप शक्तिशाली हो गए हो, बट इतने भी नहीं कि चेदियों से जीत सको। चेदी महाजनपद ने हराया इनको। तो ये हो गई आपको मत्स्य महाजनपद के बारे में जानकारी। और फिर जो लास्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये जो 16 महाजनपद थे उनको एक मगरमच्छ, जो मगध रूपी मगरमच्छ था, उन सब ने निगल लिया। तो आखिर के अंदर मत्स्य महाजनपद का विलय किसके अंदर हो गया, मगध के अंदर। मगध में विलय। और एक अपन देखते हैं कि ये जो सालु जनपद वाले थे, ठीक है, इनसे इनका मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। तो ये भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पर। सालु जनपद से सीमा विवाद। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये मत्स्य महाजनपद के बारे में अपने को जानकारियां हैं कि एक तो ये जयपुर और अलवर के आसपास वाले जो इलाके थे, इधर की साइड ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है, जयपुर के पास में जो विराटनगर है अपना बेराट, जो कि अभी फिलहाल का इलाका है वो, और राजधानी विराटनगर। इसकी जानकारी अपने को महाभारत वाले से मिलती है। फिर इसके बाद में अपने को
मिलता है कि ऋग्वेद से भी इसकी मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। मगध वालों ने इनको अपने अंदर मिला लिया और चेदी महाजनपद ने इनको हराया था और सालो जनपद से इनका सीमा विवाद था। तो ये हो गई मोटी मोटी आपके मत्स्य महाजनपद की जानकारी। फिर उसके बाद में आपके आता है कुरु, कि कुरु जनपद के अंदर अपन देखते हैं कि जो अलवर का उत्तरी भाग था उसे अपन कुरु कहते थे। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद के अंदर क्या था कि जो अलवर का उत्तरी भाग था क्षेत्र में आ गया, अलवर का उत्तरी भाग। तो अलवर का उत्तरी भाग वाला क्षेत्र था वो अपना कुरु महाजनपद के अंदर आता था और इसकी राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों की स्वयं की राजधानी थी। पांडवों की कौन सी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी हो गई और क्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग था वो कुरु महाजनपद के अंदर आता था अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सूरसेन। सूरसेन महाजनपद क्या था? कि इसका जो क्षेत्र था वो भी अलवर का पूर्वी भाग और जो भरतपुर वाला क्षेत्र था अपना वो इसका क्षेत्र था। ठीक है, अलवर ये अपना राजस्थान का इस साइड वाला बॉर्डर है। तो ये इस इधर वाला ये इलाका था अलवर और भरतपुर वाला, ये भरतपुर वाला और ये अलवर का पूर्वी भाग। तो इधर की साइड ये कौन सा था? सूरसेन महाजनपद आपका। ठीक है, और ये कुरु कौन सा था? कि अलवर का जो उत्तरी भाग था, ठीक है, इधर वाला पूर्वी तो ये इसमें आ गया सूरसेन के अंदर, और उत्तरी भाग था वो कुरु महाजनपद के अंदर आ गया, इंद्रप्रस्थ के अंदर वाला। और मत्स्य महाजनपद आपको पता ही है, ये पूरा मत्स्य था। इधर जयपुर, ये जयपुर, अलवर, इधर आसपास वाला थोड़ा करौली, धौलपुर वाला थोड़े थोड़े इलाके इनके सबके थे। ये अपने सिर्फ राजस्थान का ही था महाजनपद। तो ये सूरसेन के बारे में क्षेत्र कौन सा हो गया? भरतपुर और अलवर का पूर्वी भाग। और इसकी राजधानी ये, क्योंकि ये यूपी साइड है तो इसकी राजधानी कौन सी थी? सूरसेन की मथुरा। मथुरा इसकी राजधानी थी। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं क्षेत्र के बारे में। भरतपुर तथा अलवर का पूर्वी भाग। इनमें देखो अलवर तीनों में आ रहा है। ठीक है, किसी का उत्तरी भागर, किसी का पूर्वी भागर। तो अलवर का पूर्वी भाग हो गया। फिर राजधानी मथुरा हो गई इसकी। राजधानी हो गई आपकी मथुरा। ठीक है, तो ये हो गई सूरसेन के बारे में जानकारी। तो ये 3 महाजनपद अपन ने पढ़ लिए, राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन से थे, तो इनके बारे में अपन ने देख लिया। एक बार वापस देख लेते हैं कि एक तो हो गया मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के बारे में अपन क्या देखा कि एक तो ये जयपुर और अलवर वाला इलाका, ये वाला मत्स्य महाजनपद के अंदर आता था। फिर इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। फिर विराटनगर की जो जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? महाभारत से अंदर इन्होंने जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास रखा था वो इधर की साइड ही था। फिर ऋग्वेद से अपने को इसकी मत्स्य महाजनपद की भी जानकारी मिलती है। चेदी महाजनपद ने क्या किया था? इनको हराया था मत्स्य महाजनपद वालों को। बट लास्ट में ये किस में अंदर सम्मिलित हो गया? मगध महाजनपद के अंदर। ठीक है, और साल वालों के साथ इनका सीमा विवाद था। कुरु महाजनपद अलवर का उत्तरी भाग और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद क्षेत्र भरतपुर अलवर का पूर्वी भाग और इसकी राजधानी हो गई आपकी मथुरा।
तो ये हो गई आपकी जानकारी महाजनपद के बारे में। फिर इसके बाद कुछ जनपद थे, ये तो बड़े बड़े राज्य हो गए, कुछ छोटे राज्य भी रहे होंगे, तो उन छोटे राज्यों के बारे में अब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है आपका सिवी। सिवी क्या था? सिवी जनपद के अंदर अपन देखते हैं कि जो चित्तौड़ के आसपास वाला इलाका है, चित्तौड़ और उदयपुर जैसे, तो ये इस साइड के अंदर ये सिवी जनपद फैला हुआ था। ठीक है, तो सिवी क्या थे पुराने टाइम में? तो ये अपन उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था उधर की साइड फैले हुए थे। ठीक है, जो राजस्थान भारत का जो उत्तर पश्चिमी, इसको नीचे देख लेना आप। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमी वाला ये वाला इलाका था, इधर की साइड पहले सिवी फैले हुए थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जब सिकंदर ने यहां पर आक्रमण किया, सिकंदर में इस इलाके में आक्रमण किया, सिकंदर आपको पता है काफी एक पराक्रमी शासक था वो भी। तो ये जब इधर से आया तो इन्होंने कहा कि अपन सिकंदर से तो नहीं लड़ पाएंगे, तो ये किधर की साइड विस्थापित हो गए, इधर नीचे की साइड, ये उदयपुर और चित्तौड़ वाले इलाके की साइड, और यहां आकर अपना सिवी जनपद पुनः स्थापित कर दिया इन सिवियों ने। ठीक है, तो ये पहले तो उत्तर पश्चिमी की साइड, ये एक उत्तर पश्चिमी के राजस्थान के मतलब सॉरी भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया के अंदर थे। फिर सिकंदर के आक्रमण के डर से ये उदयपुर और चित्तौड़ वाले इलाके के अंदर विस्थापित हो गए, और इनकी जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका, जो कि आज के टाइम नगरी के नाम से जानी जाती है, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। तो ये पुराने टाइम में तो माध्यमिका थी, और आज के टाइम में नगरी जिसे कहते हैं अपन। तो ये हो गई सिवी जनपद के बारे में जानकारी। और ये इस माध्यमिका के अंदर अपन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं अपने माध्यमिका। एक तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले कि राजस्थान का प्रथम उत्खननित जो क्षेत्र है वो माध्यमिका ही है। ठीक है, जिसकी अपन ने उत्खनन किया था डीआर पर भंडारकर ने। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि इसके 3-4 जगह से अपने को साक्ष्य मिलते हैं माध्यमिका के बारे में। 4 जगह अपने जानकारी मिलती है। कौन कौन सी? कि एक तो अपने को जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है वहां से मिलती है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि पतंजलि का जो महाभाष्य है वहां से अपने को जानकारी मिलती है। फिर व्यास जी की जो महाभारत है उससे अपने को माध्यमिका की जानकारी मिलती है। और चौथा है आपका बर्डली अभिलेख, अजमेर का जो बर्डली अभिलेख है वहां से भी अपने को इसकी जानकारी मिलती है। तो ये 4 जगह से अपने को इसकी जानकारी मिल गई। फिर अपने इसके साक्षी से पता चला कि ये एक बौद्ध केंद्र था, बौद्ध धर्म का केंद्र था। और सबसे पहले राजस्थान के अंदर उत्खनन ये क्षेत्र हो गया, डीआर भंडारकर ने किया था। तो इसके बारे में अपन अब लिख लेते हैं। अब पढ़ते हैं सिवी जनपद के बारे में। तो चौथा हो गया सिवी जनपद। सिवी जनपद को मैंने बताया कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला एरिया था, ये सिवी जनपद वाला था। ठीक है, तो क्षेत्र में आ गया आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फिर उसके बाद अपन इसकी देखते हैं राजधानी। तो राजधानी मैंने बताई थी माध्यमिका या नगरी। माध्यमिका या नगरी, जो कि किधर है, चित्तौड़ के अंदर। फिर बताया 4 जगह से इसकी जानकारी मिलती है अपने को। ठीक है, कौन कौन सी? ये पहला तो है आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वहां से अपने को इसकी जानकारी मिलती है, अष्टाध्यायी। ये तो छोटे तो नहीं दिख जाएंगे ना। फिर उसके बाद में पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। तीसरा हो गया व्यास जी की महाभारत।
व्यास जी की महाभारत। और चौथा हो गया बडली अभिलेख। बडली अभिलेख। ये बडली है। तो ये बडली अभिलेख के बारे में यहाँ से अपने को जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपके माध्यमिका के बारे में। फिर अपन ने देखते हैं कि नेक्स्ट कि राजस्थान की प्रथम उत्खननित साइट थी माध्यमिका। उत्खननित क्षेत्र। राजस्थान का प्रथम उत्खनन क्षेत्र था ये। फिर उसके बाद में देखा कि ये बौद्ध के अंदर था। और ये इसकी उत्खनन किसने किया था? डीआर भंडारकर ने। डीआर भंडारकर। फिर उसके बाद में ये बौद्ध एक केंद्र था। क्या था? बौद्ध केंद्र। तो ये हो गए आपके इसके बारे में माध्यमिका के बारे में जानकारी। ठीक है। फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा ये जो बडली अभिलेख आया है पीछे उसके बारे में देख लेते हैं, साथ ही साथ पढ़ लेते हैं बडली अभिलेख को। बडली अभिलेख क्या था? 443 बीसी का अभिलेख है। ठीक है। और ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। ये आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना है, कई बार एग्जामों के अंदर आया हुआ है अभिलेख वाला। तो ये क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, 443 बीसी का है। और इसे अपन जो महावीर के जैनों के अंदर थे उनकी मृत्यु का अगर अनुसार माने तो उनकी मृत्यु के 84 साल बाद का है। तो ये महावीर के निर्वाण के संवत 84 के बराबर है इसकी डेट। ठीक है। और ये भिलोट माता मंदिर है जो, ठीक है, उधर से अपने को गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो थे व्यक्ति, उन्होंने यहां से इनको प्राप्त किया है, जो कि किधर है? बडली अजमेर के अंदर। तो इसके बारे में ये मोटी मोटी जानकारी हो गई कि एक तो क्या कि अपने को राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है 443 बीसी के अंदर। और उसके अलावा अपने को ये 1912 के अंदर भिलोट माता मंदिर था, उधर से अपने को इसकी जानकारी देते हैं हीराशंकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। और फिर ये प्राचीनतम अभिलेख है और वीर निर्माण संवत 84 का इसका अपन डेट मानते हैं। और उसके बाद में अपन देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका बडली अभिलेख। इसको नोट के अंदर लगा लीजिए, स्टार के अंदर। बडली अभिलेख। तो इसकी डेट क्या हो गई? 443 बीसी। फिर कि ये आपको 1912 के अंदर गौरी शंकर हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा, काफी बड़ा नाम है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। उन्होंने भिलोट माता मंदिर, जो भिलोट माता मंदिर है किधर है? बडली के अंदर। बडली अजमेर। वहां से मिला था इनको। और ये राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, इधर ही लिख देते हैं, राजस्थान का प्राचीनतम।
राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख हो गया। फिर उसके बाद इसकी अगर वीर निर्माण संवत 84, इसकी डेट है 84। ठीक है, तो ये हो गया आपकी बड़ली अभिलेख के बारे में जानकारी। फिर अपन देखते हैं कि इधर की साइड अपने को ये जो वीर निर्वाण जैनोस के इधर की साइड माना है अपन ने, बिलोट माता मंदिर की साइड, तो ये क्या कहते हैं, जैन इसको कहते हैं, माध्यमिका को जैनों का केंद्र कहते हैं ये। ठीक है, माध्यमिका को ये क्या कहते हैं, जैनों का केंद्र। तो इसके बारे में अपने को ये जानकारी मिल गई। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है जनपद, सालो जनपद, मालव जनपद, सॉरी, तो मालव जनपद के बारे में अपन देख लेते हैं। मालव जनपद है वो आपके टोंक और जो जयपुर वाला इलाका है उधर की साइड था। तो टोंक और जो जयपुर वाला इलाका है उधर की साइड ही मालव जनपद है आपका। और इसके सीवी जनपद की राजधानी तो हो गई थी आपके कौन सी, नगरी, और इसकी राजधानी होगी आपके नगर। ठीक है, टोंक के पास में जो नगर जगह है वो इसकी राजधानी होगी। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि नेक्स्ट है मालव जनपद, कौन सा, 5th है। मालव जनपद, फिर अपन देखते हैं इसका क्षेत्र। क्षेत्र के अंदर बताया टोंक और जयपुर वाला क्षेत्र। ये भी क्या थे, भारत के में पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर थे, और सिकंदर के डर से ये भी इधर की साइड विस्थापित हो गए। तो ये मालव लोग जहां जहां पर बसे उनको मालव जनपद के नाम से जान गए, और एमपी के अंदर बसे तो ये मालवा नाम से ही क्षेत्र पूरा फेमस हो गया था। ठीक है, और इसकी राजधानी अपन देखें तो हो गई थी नगर। राजधानी हो गई आपके नगर। फिर इधर से अपन देखते हैं कि इस जनपद के सिक्के सर्वाधिक मिलते हैं अपने को। ठीक है, यहाँ के जो तांबे के सिक्के थे 6000 के आसपास, वो यहाँ पर मिलते हैं अपने को। तो इस जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं अपने को किस जगह से, रेड और नगर से। कहां से, रेड और नगर से अपने को यहां से सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। तो सर्वाधिक सिक्के इस जनपद के, पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक सिक्के कौन सी जनपद के हैं, तो आपको बताना है मालव जनपद। तांबे के सिक्के थे, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास थे। ठीक है, और कहां से मिलते हैं, रेड व नगर से। ठीक है, और रेड को इधर क्या थी, रेड के अंदर सिक्के बनाने की टकसाल थी। टकसाल मतलब जहां पर ये सिक्कों का काम होता था, धातु का काम होता था। तो इस वजह से रेड को क्या कहते हैं, अपना प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो इस फैक्ट के बारे में भी ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जामों में। प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर हो गया ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों, ये धातु की टकसाल होती थी सिक्के डालने की। ठीक है, और फिर अभी जो अपने जमशेदपुर के अंदर अभी जो धातु का मेन काम होता है, तो इस वजह से वहां पे इस टाइम में रेड के अंदर होता था प्राचीन टाइम में। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कह देते हैं। तो ये हो गई आपके मालव जनपद के बारे में जानकारी। तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इसके आगे की जानकारी जो और योद्धे जनपद है,
ठीक है। सालो जनपद है, अर्जुनायन है, राजन्य है, तो इनके बारे में अपन कल जानकारी प्राप्त करेंगे। और लास्ट में फिर गुप्त और गुप्तोत्तर आपका एक दिन का और बचेगा। तो आज के लिए अपन इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।